Hello to everyone. In last lecture we had discussed about ancient sources of Hindu law. In continuation of last lecture, in this lecture we are going to discuss about what are modern sources of Hindu law. There are three modern sources available. First is equity, justice and good conscience. Second one is legislation, and third one is precedent or judicial decision. Equity, justice and good conscience. Let's start with first one. Equity, justice and good conscience. Equity, justice and good conscience is the principle of English law. जो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस का प्रिंसिपल है वो इंग्लिश लॉ है. इंडियन जुडिशियल सिस्टम में ये ब्रिटिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश टेन्योर के टाइम पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था. The common law tradition of applying the principle of justice, equity and good conscience when the law is silent on a given point was conveniently applied by Britishers in their administration of justice in India. इक्विटी और जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस तब एप्लीकेबल होता है जब रिटन लॉज में पर्टिकुलर टॉपिक पे साइलेंट रहता है. तब जो जज होता है वो अपना जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस का यूज़ करता है. ब्रिटिशर्स ने इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ बोला जाता है. Later, the Supreme Court of India applied the principle of justice, equity and good conscience in the absence of any rule of Hindu law. After independence, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था वो भी जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस को यूज़ करती हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी रूल ऑफ हिंदू लॉ. जब कभी भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हिंदू लॉ में जो हमारे हिंदू लॉ, एंशियंट हिंदूज लॉज या स्टेट्यूट्स हैं या लेजिस्लेशंस हैं या प्रेसिडेंट हैं, उसमें पर्टिकुलर टॉपिक पे अवेलेबल नहीं रहता है, साइलेंट रहता है. सो वहाँ पर वो अपना जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस यूज़ करके डिसीजन देते हैं. In Gurunath versus Kamlabai, the Supreme Court held that in the absence of any existing law, the rule of justice, equity and good conscience was applied. इस केस में उसकी इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ में अगर एब्सेंस है, वहाँ पर नहीं पाया जाता है किसी पर्टिकुलर लॉ पॉइंट में, अगर एग्जिस्टिंग लॉ में रूल नहीं दिया गया है, सो वहाँ पर जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस को यूज़ किया जाएगा. इन कंचवाहा वर्सेस गिरिमालप्पा केस में ये डिसाइड किया गया है कि इस केस में इट वाज हेल्ड डाउन बाय द प्रिवी काउंसिल दैट द मर्डर वाज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द विक्टिम. यहाँ पर जो एंशियंट लॉज हैं वो मर्डरर के बारे में वेदर मर्डरर हैव ए राइट ऑफ इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी है कि नहीं है, इसके बारे में जो हमारा एंशियंट सोर्सेज है या जो भी हमारे पास उस समय स्टेट्यूट्स नहीं था. ये केस 1924 का है, तो उस समय हमारे पास लेजिस्लेशन नहीं था. हिंदू सक्सेशन एक्ट जो कि 1956 में पास हुआ. तो इस केस में प्रिवी काउंसिल ने बोला कि द मर्डरर वाज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द विक्टिम. जो मर्डरर होगा उसको डिसक्वालिफाई, वो इनहेरिट नहीं कर सकता प्रॉपर्टी में. सो यहाँ पर साइलेंट था, यहाँ पर जितने भी सोर्सेज अवेलेबल थे हिंदू लॉ के, यहाँ पर साइलेंट था. सो प्रिवी काउंसिल के जज ने वहाँ पर डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ justice, equity and good conscience. Next हमारा modern source है legislation. Legislation are act of parliament which have been playing a profound role in the formation of Hindu law. Legislation मतलब जो भी हमारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाए गए लॉ होते हैं उनको हम बोलते हैं legislations. After India achieved independence, some important aspects of Hindu law have been codified. Still Hindu laws जो है कुछ सब्जेक्ट्स मैटर में कोडिफाइड है, कुछ सब्जेक्ट मैटर में अनकोडिफाइड है. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदू लॉ को कोडिफाइड किया गया. कुछ कोडिफिकेशन जो किया गया कुछ सब्जेक्ट्स मैटर में, वो क्या क्या है, वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एक्ट एंड Adoptions and Maintenance Act 1956, the Hindu Succession Act 1956 and Hindu Minorities and Guardianship Act 1956. लेटर ऑन भी कुछ कोडिफिकेशंस किए गए. आफ्टर कोडिफिकेशन एनी पॉइंट डील विथ बाय द कोडिफाइड लॉ इज़ फाइनल. कोडिफिकेशन के बाद
इस जो भी कोडिफाइड लॉ हुआ, जो भी लेजिस्लेशन है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसको फाइनल बोला गया। उसको ओवरराइड कुछ भी नहीं कर सकता। द एनैक्टमेंट ओवरराइड्स ऑल द प्रायर लॉ। जो भी प्रायर लॉज प्रोवाइड उस समय अवेलेबल थे वो सबको ओवरराइड कर दिया ये एनैक्टमेंट के थ्रू, वेदर बेस्ड ऑन कस्टम और अदरवाइज, अनलेस एन एक्सप्रेसिंग सेविंग इन प्रोवाइडेड फॉर इन द एनैक्टमेंट इटसेल्फ। जो भी उस समय कस्टम और जो भी उस समय एंशिएंट सोर्सेस अवेलेबल थे उनको ओवरराइड करके ये लेजिस्लेशन बनाया गया। ये लेजिस्लेशन में तभी इसको ओवरराइड किया जा सकता है जब इस एक्ट में अपने आप में लिखा हो सेविंग क्लॉज में कि कब कब कस्टम्स प्रिवेल होंगे, तभी बस, अदरवाइज इसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता। इन एनैक्टमेंट्स को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। इन मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड बाय द कोडिफाई द ओल्ड टेक्सुअल लॉज कंटेन टू हैव एप्लीकेशन। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कोडिफाइड या स्टैट्यूट या लेजिस्लेशन अवेलेबल नहीं है, देन ओल्ड टेक्सुअल लॉज कंटेन टू हैव एप्लीकेशन। देन जो भी हमारे पास ओल्ड टेक्सुअल्स अवेलेबल हैं, देन उसका एप्लीकेशन किया जाएगा। नेक्स्ट सोर्स है हमारा मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉज में जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस जिसको हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट मीन्स डिसीजन गिवन बाय द सुपीरियर कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द इंफीरियर कोर्ट एंड टू बी फॉलोड इन फ्यूचर इन सिमिलर केस। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारे सुपीरियर कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिए जाते हैं वो इन्फीरियर कोर्ट पे बाइंडिंग होगा और उसको एज एन रिकॉर्ड रख दिया जाता है फर्दर भी के लिए। जब फर्दर कोई सिमिलर सब्जेक्ट मैटर आएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसका जजमेंट किया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट ब्रिंग सर्टिनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन लॉ। जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है वो हमारे फ्यूचर के लिए सर्टेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन लॉ लेके आया। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डेसिस स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। स्टेरे डेसिस जैसे हमने बताया कि स्टेरे डेसिस की जो भी सुपीरियर कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाता है वो इन्फीरियर कोर्ट पे बाइंडिंग होगी और लेटर ऑन इसको फ्यूचर में भी फॉलो किया जाएगा। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डेसिस। ये ब्रिटिश टाइम के समय से ही इसको फॉलो किया जा रहा है। ऑल केसेस आर नाउ रिकॉर्डेड एंड न्यू केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग केस लॉज। ब्रिटिश टाइम से ही रिकॉर्ड का काम किया जा रहा है, उसको फर्दर रेफरेंस के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है और उसको एग्जिस्टिंग केस लॉज के थ्रू उसका जजमेंट किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिविंग सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। जो जुडिशियल डिसीजंस होता है क्योंकि ये कंटिन्यूएशन ग्रेजुअली चेंज होते जाते हैं, इसको यूज़ किया जाता है, सो इसको लिविंग सोर्स ऑफ हिंदू लॉ भी बोला जाता है। इन केस ऑफ उद्धाव वर्सेस बिशार AIR 1946 नागपुर 203, a precedent is not merely an evidence of a law but also source of law and the court are bound to follow the precedent. सो प्रेसिडेंट सिर्फ एज एन एविडेंस ऑफ लॉ नहीं है बट एज ए सोर्स ऑफ लॉ भी है और कोर्ट जो होते हैं वो बाउंड होते हैं प्रेसिडेंट्स को फॉलो करने के लिए। सो लोअर कोर्ट जितनी सुपीरियर कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के बेसिस पे जो भी लोअर कोर्ट्स हैं सुपीरियर कोर्ट्स के जजमेंट को फॉलो करने के लिए बाइंडिंग होते हैं, वो उसको फॉलो करने के लिए बाउंड होते हैं। So ये हमारा modern sources. So in last lecture we had discussed about ancient sources. In ancient sources there are 4 sources: Shruti, Smritis, commentaries and digest, and customs. In modern sources we are 3 sources, that is legislation, precedent, and justice, equity and good conscience. ठीक है। सो ये हो गया हमारा सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ।